मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। आज हमारा चर्चा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हमारे पास बच्चों की जन्मपत्री विवाह के दृष्टिकोण से आती है और उसमें मंगलिक दोष के ऊपर विशेष लोग ध्यान देते हैं। वैसे तो कुंडली मिलान के अष्टकूट महत्वपूर्ण होते ही हैं और उसमें 36 गुण होते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अभी हम उन गुणों के मिलान की बात ना करके सिर्फ मंगलिक दोष पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मंगल अगर कन्या की पत्री में हो और खास करके प्रथम भाव लगन का है, शरीर का है, दूसरे भाव में जो कि कुटुंब का है, चतुर्थ भाव जो कि गृहस्थी के सुखों का है, सप्तम भाव जो कि पति पत्नी के जीवन के ऐश्वर्यों और सुखों भोगने का है, अष्टम भाव तो बिल्कुल मृत्यु का भाव है और द्वादश भाव पति पत्नी के फिजिकल रिलेशन और सुखों को भोगने का है। यदि इन भावों में मंगल हो तो जातक को मंगली कहा जाता है और उसके लिए हम लड़का भी वही देखते हैं, यानी इन्हीं भावों में लड़के का भी मंगल हो तो ये दोष कट जाता है, ऐसी मान्यता है। और यदि दूसरे वर या वधू की पत्री में मंगल उन भावों में ना हो तो फिर विवाह के लिए मना कर दिया जाता है। साधारणतः सभी लोग इस बात का ध्यान रखते हुए निर्णय लेते हैं, परंतु यहां विषय कुछ और भी बारीक है। क्या वास्तव में मंगल बहुत अमंगलकारी होता है? मंगल शक्ति का कारक है, मंगल तेज का कारक है, मंगल तर्क वितर्क करने की क्षमता है, मंगल परिवार में भाई हैं, मंगल आपके शरीर में जो मसल्स हैं उसकी पावर है, और चंद्र और मंगल का योग तो संतान उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण है। जो मंगल हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है और यहां तक उद्यम देता है। कुछ लोग आलसी होते हैं ना, उन पे शनि का प्रभाव ज्यादा होता है और मंगल का प्रभाव तो व्यक्ति बिल्कुल जागरूक, ये जितने भी पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं या जितने भी अपने शरीर की तरफ ध्यान देने वाले लोग हैं, तो मंगल उनका बलवान होता है। तो ऐसा मंगल विवाह के दृष्टिकोण से इतना अमंगलकारी क्यों? यही है हमारी चर्चा का विषय। ध्यान देने की बात यह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस योग के ऊपर बहुत ज्यादा वर्णन नहीं किया है। जातक ग्रंथों को देख लीजिए, जातक संहिताओं को देख लीजिए, वहां भी इसका वर्णन नहीं मिलता है। और तो और मुहूर्त चिंतामणि जैसे इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, मुहूर्त मार्तंड जैसे ग्रंथों में भी इस मंगलिक दोष की कोई ज्यादा चर्चा हमें नहीं मिलती है। यह महत्वपूर्ण है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो मंगल को उसके बड़े गुण गाए हैं। पराशर ऋषि कहते हैं त्रिकोणों में और अन्य भावों में मंगल बहुत शुभ होता है। आप बताइए, पराशर ऋषि स्वयं ये बात कहते हैं। वो कहते हैं सर्वे त्रिकोण एतारो ग्रहा शुभ फल प्रदाह, यानी मंगल की इतनी स्तुति की गई है कि ये मंगल तो शुभ होता है। यहां तक कि 1, 5, 9 ये त्रिकोण के मंगल, एक लगन है, पंचम भाव है और नवम भाग्य का स्वामी है और अष्टम भाव आयु का है, 10वां भाव कर्म का है, द्वादश भाव भोग का है। वो कहते हैं मंगल यहां भी अशुभ नहीं है। ये बड़ी विचित्र सी बात है, लेकिन आजकल कुछ एक परिपाटी सी चल पड़ी है कि इन्हीं भावों में मंगल हो तो उसको हम पापी और क्रूर मान लेते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कई बार योग्य वर वधू के रिश्ते हमारे पास आते हैं और इसी कारण से हम मना कर देते हैं कि मंगलिक दोष है और यहां विवाह नहीं करो। ऐसा करने से कई अच्छे जोड़े जो विवाह के योग्य भी होते हैं इस विवाह से वंचित रह जाते हैं। अक्सर मंगलिक दोष के पक्ष में एक श्लोक देखने को मिलता है। मैं चाहता हूं उस पे विद्वान ज्योतिष गण ध्यान से इस श्लोक को देखें, क्या लिखा है। वो कहते हैं लग्ने व्यय च पाताले, लग्ने यानी लगन में, कन्या भर्तु विनाशाय, यानी कन्या जो है वो भर्तु का, पति का विनाश कर देगी और भर्ती कन्या विनाशिका, और इधर जो पति है भर्ती जो है वो कन्या का विनाश कर देगा। अब इस श्लोक से तो लगता है कि ये तो बड़ा खतरनाक श्लोक है। यानी मंगल लगन में हो, व्यय में हो, 7वें भाव में हो, 8वें में हो
तो कन्या भर्ता का नाश कर देती है और भर्ता कन्या का नाश कर देता है। तो इस श्लोक को पढ़कर तो एकदम हम मना ही कर देंगे ना, लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा श्लोक क्या सही लिखा है। मुझे लगता है किसी चतुर जोशी ने इसके अंदर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, लेकिन वो कुछ चूक कर गए हैं, मैं ऐसा समझता हूं। हो सकता है आप भी इसका विचार करें। सबसे बड़ी बात तो यह है, ये श्लोक कुछ विचित्र सा दिखाई देता है। यहां कन्या और भर्ती शब्दों का जो प्रयोग है यह विचित्र है। देखिए, विवाह से पहले, यह बात महत्वपूर्ण है, तो कन्या रहेगी। तो अगर वो विवाह से पहले कन्या है और भर्ती शब्द का अर्थ होता है पति, तो पति तो तब बनेगा ना जब 7 फेरे हो जाएंगे। तो भर्ती के साथ कन्या क्यों आया? भर्ती के साथ तो वधू आनी चाहिए थी ना। तो कन्या का अर्थ होता है जिसका अभी विवाह ना हुआ हो। और भर्ती पति हैं, वो पति कैसे बन गए? वो तो अभी वर हैं, वो भी पति हुए नहीं है। लेकिन यहां लिखा है कि पति कन्या का विनाश कर देता है। तो कन्या किसे कहते हैं? कन्या तो बच्ची को कहते हैं। तो यहां पर परिणीता शब्द होता तो ज्यादा अच्छा होता। अगर भर्ती शब्द लगाया है तो वहां परिणीता करते, यानी पत्नी का विनाश करता है। तो पत्नी तो अभी हुई नहीं ना, विवाह के बाद ही तो होगा ना। तो ये कुछ असंगत सी बात महसूस होती है, ये विचारणीय है। अच्छा, कुछ ऐसे योगों की चर्चा करते हैं जिससे मंगलिक दोष का प्रभाव दूर हो जाता है, उसका परिहार भी हो जाता है। मान लीजिए मंगल मेष राशि का हो या मंगल वृश्चिक राशि का हो, मंगल उच्च का हो यानी मकर राशि में हो, तो मंगलिक दोष का परिहार हो जाता है। इसके ऊपर इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मंगल मित्र राशि में हो, सूर्य की राशि में हो, तो भी इसका परिहार हो जाएगा। मान लीजिए गुरु की राशि धनु या मीन में हो, तो भी मंगल की क्रूरता या उसका दोष प्रभावहीन हो जाता है। अच्छा, यदि मंगल को गुरु देखे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मंगल को गुरु देखे पर मंगल गुरु को ना देखे, गुरु जो है वो मंगल को देखे, तो भी मंगल दोष की जो क्रूरता है, जो उसकी तेजस्विता है, जो उसकी वाक शक्ति की प्रबलता है, वो कम हो जाती है। सप्तम स्थान वास्तव में दांपत्य सुखों का, प्रजनन का बोध कराता है। और जो 8वां स्थान होता है वो जीवन साथी के कुटुंब का भी है, जीवन साथी के कुटुंब का भी है, यानी व्यक्ति की आयुष्य का भी है। तो यहां स्थिति अगर शुभ ग्रहों की है तो भी इस मंगल दोष के प्रभाव में न्यूनता आ जाती है। यदि जन्मपत्री में एक व्यक्ति के मंगलिक दोष हो, अब मंगलिक दोष तो देखिए प्रथम भाव में, दूसरे में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में बनेगा। लेकिन दूसरे व्यक्ति की जन्मपत्री में, चाहे वो वर हो या वधू हो, तीसरे, छठे या 11वें राहु हो, मंगल हो या शनि हो, तो भी इस दोष का परिहार हो जाता है। कन्या की पत्री में जिन भावों में मंगल हो, किसी भी भाव में मंगल हो, यदि वर पक्ष की उन्हीं भावों में अन्य क्रूर ग्रह हों, तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। यहां मंगल से भी ज्यादा एक और ग्रह है शनि, उसका भी विचार करना चाहिए। मेरे ख्याल से मंगल से ही हम परेशान ना हो, शनि की दृष्टि भी खतरनाक होती है। यदि सप्तम भाव पर या सप्तमेश पर शनि की दृष्टि हो, या जो स्थान सुखों के हैं, जैसे लग्न में हो शनि, चतुर्थ में हो शनि, पंचम भाव में हो शनि, 7वें में हो या छठे भाव में हो, तो 12वें भाव को देखता है, तो शनि की दृष्टि खतरनाक होती है। गृहस्थी के सुखों में दूरियां पैदा करती है, अलगाव पैदा करती है। तो अकेला मंगल ही कष्टदायी नहीं है, शनि के भी प्रभाव काफी कष्टदायी होते हैं। वृषभ और तुला लगन में यूं तो शनि राजयोग कारक होता है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होके यश देता है, कीर्ति देता है, उच्च पद प्रतिष्ठा देता है, मान सम्मान देता है। लेकिन दूसरे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव में यदि शनि हो, तो गृहस्थी के सुखों में बहुत दूरियां पैदा करता है।
वाद विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि कभी कभी तलाक की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं कि क्या कुंडली में अगर एक की पत्री में मंगलिक दोष हो और दूसरे की पत्री में गुरु मंगल का योग हो तो क्या ये मंगलिक दोष को दूर कर देता है? देखिए, गुरु मंगल का योग अब कर्क लगन हो तो ये राजयोग कारक है, मान सम्मान धन प्रतिष्ठा देने वाला है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात सिर्फ इतनी है कि यदि गुरु मंगल को देखता है तो मंगल की क्रूरता कम हो जाती है, लेकिन यदि मंगल गुरु को देखता है तो ये दोष कम नहीं होता बल्कि और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है। वास्तव में मंगल के पास ऊर्जा है, मंगल के पास तर्क शक्ति है, मंगल बहस करता है, मंगल स्वाभिमान के साथ साथ कभी कभी अभिमान को बढ़ा देता है, व्यक्ति घमंडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। ये चीजें किसी भी संबंध में बहुत शुभता नहीं देती और वैवाहिक जीवन में तो बहुत कलह क्लेश पैदा करने वाली होती हैं। इसलिए ये योग वैवाहिक सुखों के दृष्टिकोण से यदि मंगल गुरु को देखता है या मंगल मान लीजिए सप्तम स्थान को देखता है या 12वें स्थान को देखता है, चतुर्थ स्थान को देखता है, तो वहां पर कैसे प्रभाव आते हैं? देखिए, लगन से तो आप स्वयं हो गए, चतुर्थ भाव से आपकी गृहस्थी को प्रभावित करेगा ऐसा मंगल। अगर यह मंगल मान लीजिए 7वें स्थान पर है तो अपनी 10वीं दृष्टि, अपनी 7वीं दृष्टि से लगन को देखेगा। अगर यह अष्टम भाव में है तो अपनी 7वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा। तो मंगल के ये प्रभाव कष्टदायी होते हैं, विशेष रूप से यदि प्रथम दूसरे चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में मंगल हो और उसके साथ साथ उसको राहु भी देखता हो, उसके ऊपर शनि का भी प्रभाव हो, तो ये प्रभाव क्रूर होते हैं, कम नहीं होते। क्या राहु मंगल की युति मंगलिक दोष को कम करती है? बड़ा महत्वपूर्ण ये सवाल है। देखिए, राहु शनि जैसा ही आचरण करता है। अब मंगल शनि की राशि मकर में ही तो उच्च का होता है, तो शनि की राशि में जाके मंगल और भी बलवान हो जाता है और राहु तो शनि जैसा ही काम करता है। अब इनकी युति खास करके अगर ये चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को, द्वादश भाव को प्रभावित करती है तो गृहस्थी के सुख दूर होते हैं, पति पत्नी में अलगाव और दूरियां होने लगती हैं। बात बड़ी महत्वपूर्ण है, दृष्टि ज्यादा क्रूर और खतरनाक होती है, यह महत्वपूर्ण है। एक और प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हों और तीसरे, छठे और 11वें भाव में अशुभ हों और मंगल 7वें हो तो क्या ये मंगल के दोष को कम करते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, केंद्र में यदि शुभ ग्रह हैं तो वो अपनी शुभता खोते हैं। लगन में जो ग्रह अपनी राशि में है उसको तो बल मिलता है, और 5वें और 9वें ग्रह, घर के जो ग्रह त्रिकोण के होते हैं, ये हमेशा ही शुभ होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र तो ये हुआ कि केंद्र में लगन और उधर पंचम और नवम जो त्रिकोण के स्वामी हैं, इनके ग्रह तो निश्चित ही शुभ होते हैं। और पाप स्थानों में अगर क्रूर ग्रह पड़े हुए हैं और इसी के साथ साथ सप्तम भाव में यदि मंगल है तो कैसा प्रभाव होगा? सबसे अच्छी बात तो ये है कि यदि त्रिकोण केंद्र में शुभ ग्रह हैं तो शुभता बढ़ती है। केंद्र की शुभता हो तो मान सम्मान बढ़ता है, नौकरी अच्छी मिलती है, और सप्तम भाव भी पत्नी का केंद्र में ही आता है और उन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये तो अच्छा है, ये तो शुभ है। लेकिन उसी के साथ साथ यदि मंगल नीच का हो, मंगलस्थ हो, मंगल वक्री हो, पाप प्रभावों में हो, शनि राहु के प्रभावों में हो, सप्तम भाव में हो, तो ये उसकी क्रूरता बढ़ जाती है, ये कष्टदायी हो जाता है। अतः ये बहुत विचारणीय है। अब इसी में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उत्पन्न होता है, तो क्या इसका कोई समाधान या परिहार है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि मैंने कहा कि ना तो बहुत ज्यादा जातक ग्रंथों में, ना संहिता ग्रंथों में मंगलिक दोष के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। हाँ, जातक परिजात के अध्याय 14 और श्लोक 34 में ये जरूर कहा गया है कि यदि मंगल लगन में हो, अब लगन में होगा तो शरीर के लिए व्यक्ति की विचारधारा को प्रभावित करता है, उसकी हिंसक भाव, उसकी तर्क भाव, वो एकदम क्रोध में रहता है, आवेश में आ जाता है। द्वितीय भाव ये कुटुंब का भाव है, तो व्यक्ति के जो अपने कुटुंब है, माता पिता इत्यादि, उनके बीच में भी अगर उसकी विचारधारा ना मिले तो ये वहां भी परेशानी पैदा करता है। चतुर्थ भाव उसका अपना गृहस्थी का भाव, उसके घर का भाव, उसके पति पत्नी के सुखों का भाव।
अब वो माँ का भी भाव है, माता के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, ये जो मंगल है वहां भी आक्रोश, क्रोध, आवेश पैदा करता है। फिर सप्तम भाव, ये तो पत्नी का ही भाव हो गया ना, पति या पत्नी का भाव हो गया। अब अगर यहां मंगल है तो स्वभावतः पति पत्नी में वैचारिक मतभेद, शनि दुख पैदा करता है, शनि अलगाव पैदा करता है, शनि दूरियां पैदा करता है। अब पति पत्नी यदि लड़ेंगे, मान लीजिए पत्नी लड़ रही है और पति का मन उससे हट गया, बार बार ये लड़ती रहती है जब भी पास आते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर, और अगर उसकी कोई प्रेमिका है वो बड़े प्रेम से बात करती है तो उसका झुकाव उस दूसरी लड़की की तरफ हो जाता है। ये राहु यही काम करता है। शनि जो प्रेम होता है परस्पर उसको दूर कर देता है। तो बहुत सारी बातें, इनको थोड़ा सा हम समझेंगे। हम जाने पहले थोड़ा सा और भी गहरे में कि ये मंगलिक दोष के और क्या क्या प्रभाव है। अच्छा, मंगलिक दोष कब बढ़ जाता है इसके बारे में भी जाने। अच्छा, यदि मंगल मान लीजिए वक्री हो, नीच का हो, पीड़ित हो और साथ साथ सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा हो, और इसी के साथ साथ यदि सप्तम भाव का कारक अगर पुरुष की पत्री है तो शुक्र, और अगर स्त्री की पत्री है तो गुरु। सप्तम भाव का कारक और सप्तमेश, इनके ऊपर भी राहु, शनि, केतु, मंगल इत्यादि का प्रभाव हो तो ये मंगलिक दोष के प्रभाव और भी बढ़ जाते हैं। राहु की तो एक खास खूबी है, अन्य छुपे हुए संबंधों को प्रकट करता है। तो मंगलिक दोष से खतरनाक ये राहु का प्रभाव भी हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है में हो, और इसी के साथ साथ शुक्र के साथ मंगल हो, और कहीं शुक्र के साथ मंगल के अगर राहु की भी दृष्टि पड़ जाए, ये बड़ा खतरनाक योग है। विवाह करते वक्त इस पॉइंट को जरूर देखिए। राहु क्या करता है, विकृत यौन संबंधों को प्रकट करता है। यौन विकृतियों को प्रकट करने में मंगल शुक्र की युति में अगर राहु की दृष्टि हो तो योग कष्टदायी होता है। अक्सर राहु का तो सीधा ही काम है व्यवहार में भी कुटिलता, छुपाना, और ये चीजें दुखदायी होती है। विवाह के बाद पति को पता चले पत्नी के किसी अन्य पुरुष से संबंध हैं, या पत्नी को पता चले कि विवाह के बाद पति जो है वो किसी पुरानी अपनी स्त्री के साथ, जो उसकी प्रेमिका रही हो, उसके साथ अभी भी मिल रहा है। मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब पैदा होती है पत्नी को छोड़ के रात भर बाहर रहें और अपने अन्य यौन विकृतियों में रहें। ये दोष तब खतरनाक हो जाता है। एक वक्री अस्त मंगल की स्थिति तब बड़ी खतरनाक हो जाती है यदि उसके साथ चंद्रमा, यदि उसके साथ शुक्र, यदि उसके साथ बुध किसी प्रकार का संबंध बनाते हो। यानी वक्री मंगल 7th हाउस में चंद्रमा और मंगल के साथ हो, चंद्र और शुक्र के साथ हो, तो ये संबंध बड़े खराब हो जाते हैं। विवाह के बाद इन संबंधों में तनाव पैदा होता है और दूरियां होने लगती हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और भी हैं कि बेशक मंगल दोष है, लेकिन ये मंगल दोष का प्रभाव कम भी हो जाता है। दोनों की पत्रियों में हो मंगल दोष तो प्रभाव कम भी तो होगा ना। वैसे ध्यान से देखें, पहले घर में मंगल हो, दूसरे घर में मंगल हो, चौथे घर में मंगल हो, 7वें घर में मंगल हो, 8वें में हो, 12वें में हो, 6-7 जगह अगर मंगल हो गया तो कौन बचेगा। कुल 12 भाव तो होते हैं। और कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं लगन से ही नहीं, चंद्र लगन से भी देखो, सूर्य लगन से भी देखो, यहां तक नवांश कुंडली से भी देखो, तो मुझे नहीं लगता कोई मंगल के प्रभाव से बचने वाला है। कुछ ऐसे योगों की भी चर्चा करते हैं जिससे ये दोष कम हो जाते हैं। मान लीजिए लड़की की पत्री में मंगलिक दोष है, जिस घर में मंगल है उसका, लड़के की पत्री में यदि उन्हीं घरों में राहु, मंगल या शनि हो, और विशेष रूप से तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर राहु, मंगल, शनि किसी भी एक का हो और एक की पत्री में मंगलिक दोष हो, तो यह दोष दूर हो जाता है, निरस्त हो जाता है। मंगल तब तो योग कारक बन जाता है यदि कर्क लगन हो। कर्क लगन हो या सिंह लगन हो तो मंगल केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है। ऐसी स्थिति में मंगल अगर अपनी ही राशि में है, मेष में है, वृश्चिक में है या मकर राशि का है, तो यह योग कारक है। या मंगलिक दोष के बारे में ज्यादा चिंता ना करें। और एक बात और भी बड़ी महत्वपूर्ण है,
अगर मंगल को गुरु देखता है तो गुरु की दृष्टि से मंगल का जो क्रूर प्रभाव है शांत होने लगता है, वो बहुत ज्यादा विकृत नहीं हो पाता। लेकिन इसमें यह ध्यान रहे कि मंगल गुरु को ना देखे। अगर मंगल गुरु को देखेगा तो व्यक्ति अहंकार में आके बहुत बढ़ चढ़ के बड़े बड़े कड़वे बोल भी बोल देता है। ऐसे में बात बनती हुई खराब हो जाती है। अच्छा, मंगलिक दोष का प्रभाव तब भी कम होता है यदि चंद्रमा बलवान हो, स्वराशि का हो या उच्च का हो और केंद्र में हो, और शुक्र दूसरे भाव में हो, तो भी मंगलिक दोष का बहुत हद तक परिहार हो जाता है। अच्छा, दोनों की आयु, वर वधु की आयु 28 से ज्यादा हो जाए तो भी मंगल की जो मार्ग क्षमता है कम हो जाती है। अच्छा, मंगल केतु के नक्षत्र में ना हो, यानी अश्वनी, मघा और मूल नक्षत्र में मंगल को नहीं होना चाहिए, तो भी इसकी मार्ग क्षमता कम हो जाती है। अच्छा, अगर गुण मिलान करते हैं 36 में से यदि 27 या 28 गुण आ जाते हो तो भी इसका प्रभाव कम हो जाता है। अच्छा, एक और बहुत सुंदर योग है, मुहूर्त का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अक्सर शुभ मुहूर्त में विवाह कब होता है? पंडित जी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुहूर्त निकला जा रहा है, लेकिन वर पक्ष के लोग नृत्य में लीन हैं, वो नाच रहे हैं, उन्हें इसकी परवाह ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण होता है जो आप लावा फेरे लेते हैं उसका मुहूर्त सही होना चाहिए। विवाह वृंदावन के अनुसार यदि कितने ही जन्मपत्री में दोष हो, मंगलिक दोष हो, क्रूर ग्रहों के भी प्रभाव हो, समझ में ना आता हो, और लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हो, वो कहते नहीं हम विवाह तो करेंगे, यही करेंगे। अब बहुत से दोष हैं, अष्टकूट दोषों की कमी है क्या? कहीं गण दोष आ जाता है, कहीं भकूट दोष आ जाता है, कहीं ग्रह मैत्री दोष है, कहीं तो नाड़ी दोष है। ये एक अलग विषय, इस पे मैं अलग वीडियो बना के आपके सामने रखूंगा। लेकिन विवाह वृंदावन के अनुसार वो क्या कहते हैं, और ये मुहूर्त अजमाया हुआ है, गोधूली का मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ है। गोधूली के मुहूर्त में यदि विवाह हो जाए, ये सायंकाल से पहले का, यानी जब गाय आती है ना चरती हुई, तो जो धूल उड़ाती हुई आती है उसको गोधूली मुहूर्त कहते हैं। यदि इस मुहूर्त में आप विवाह कर दें, लावा फेरे कर दें, लगभग कुंडली के कैसे भी दोष हों बहुत हद तक दूर हो जाते हैं। हमने बहुत से ऐसे बच्चों के विवाह भी कराए हैं और हम देख रहे हैं जन्मपत्री के क्रूर ग्रह अपनी जगह और इस मुहूर्त का एक अलग ही आनंद है। लेकिन इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि उस दिन मंगलवार और शनिवार नहीं होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे महत्वपूर्ण बात पहली तो यह है कि यह मंगल का पाप प्रभाव कब मिलेगा, यह महत्वपूर्ण है। मान लीजिए दोष हैं, मान लीजिए कष्टाई है, तो ये प्रभाव कब मिलता है जातक को? यह जातक को मिलता तब है जब जिन भावों में मंगल हो, गोचर में भ्रमण करता हुआ मंगल जब उन्हीं भावों से गुजरता है, तब यह प्रभाव ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको समझना चाहिए फास्ट ड्राइविंग से बचें, लड़ाई झगड़ों से बचें, और पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे की बात काटना, एक दूसरे का अपमान करना ध्यान रखें। व्यंग्यात्मक जो बाण होते हैं ज्यादा कष्टदायी होते हैं। जब हम दूसरे में अवगुणों को न देखें, उसके सद्गुणों को देखें, तो सारे दोषों का शमन हो जाता है। और यदि किसी दूसरे व्यक्ति में दोषों को देखें और उसको बार बार अपमानित करें, तो आपके शुभ संकल्प खत्म हो जाते हैं और पाप प्रभाव राहु मंगल शनि के उजागर हो जाते हैं। इससे कष्ट बढ़ते हैं। और यदि जैसे मैंने बताया, यह प्रभाव कब होगा? जब मंगल का गोचर उधर से गुजरेगा, जब उस स्थान पर जहां मंगल है राहु की दृष्टि आ जाए, गोचरवश शनि का प्रभाव आ जाए, क्रूर ग्रहों का जब वहां से प्रभाव होता है, तो यह प्रभाव और भी ज्यादा होता है। मंगल जिस राशि में है उस राशि के स्वामी की अंतर्दशा में भी यह प्रभाव देखने को मिलता है। मंगल जिन जिन घरों को देखता है, मंगल चतुर्दृष्टि से, सप्तम और अष्टम दृष्टि से जिन जिन भावों को देखेगा, उन भावों के स्वामियों की भी दशाएं, अंतर्दशाएं कष्टदायी होती हैं। देखा आपने ज्योतिष कितना गहरा विषय हो जाता है। और दूसरी बात, यदि मंगल का प्रभाव क्रूरता वाला हमें दिख ही रहा है, तो हनुमान जी की स्तुति करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए,
जैसे सुंदरकांड का पाठ करेंगे, जैसे ही हनुमान चालीसे का पाठ करेंगे, जैसे ही बजरंग बाण का पाठ करेंगे, ये दोषों का शमन होता है। कहते हैं ना, स्तुति किम न तुष्यति, स्तुति किसे प्रसन्न नहीं कर देती। और यो मंगल ग्रह के जो मंत्र हैं, चाहे वो वैदिक हो चाहे वो तंत्रोक्त हो, उसका जाप करवाइए ब्राह्मण से, खुद भी कर सकते हैं, और हवन करिए। हवन में दशांश हवन होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, दशांश की जगह दशांश जाप कर लेते हैं और हवन तो एक माला का ही करते हैं। ऐसा ना करें। मान लीजिए आपने किसी मंत्र का 10,000 जाप किया है, तो 1,000 दशांश हवन में आहुतियां देनी चाहिए। कुछ लोग 1,000 भी जाप कर लेते हैं और फिर एक माला से हवन, ये गलत है। बिल्कुल तरीके से चलें, हनुमान जी की वंदना करें, मंगलिक दोष के प्रभावों का शमन होगा। और यदि आप तो ऐसा भी कर सकते हैं, अंगारक महादेव उज्जैन चले जाइए, वहां विधिवत पूजा करा लीजिए, अभिषेक करा लीजिए, तो भी इन दोषों का शमन हो जाता है। मंगल की वस्तुओं का दान करने से भी फर्क पड़ता है। मंगल के मंत्र का जाप, मंगल की वस्तुओं का दान करने से, भाइयों के साथ प्रेम पूर्वक रहने से, उनकी आलोचना ना करने से ये प्रभाव शांत हो जाते हैं। बातें बड़ी सरल हैं, सरलता से देखें तो, और यदि कठोरता से देखें तो फिर उसमें बहुत कुछ कठोर नजर आने लगता है। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। अतः मंगलिक प्रभाव से घबराए नहीं। मंगल का अर्थ है ये व्यक्ति ओजस्वी है, विपत्ति में भी काम करेगा। अगर लड़की की पत्री में, तो इसका मतलब ये घबराने वाली नहीं है, विपत्तियों में मेहनत करेगी, पति का हाथ बटाएगी। मिलजुल के अगर हम किसी बोझ को उठाते हैं, वो बोझ कम हो जाता है। तो मंगल जो है वो अमंगलकारी नहीं, मंगलकारी बन जाता है अगर इरादे नेक हो और शुभ हो। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. वेबसाइट www.bhavishyakathan.com, acharya anilvats@gmail.com।